इलेक्शन कमीशन की स्थिति तो ऐसी है कि वो एक चपरासी नहीं हटवा सकते अपोजिशन के लोग इलेक्शन कमीशन से क्या करके। वो उनकी मानता ही नहीं, उनको कंसिडर ही नहीं करता, उनको कंसिडर, वो रोते रोते थक गए हैं, वो रोते रोते थक गए हैं। विपक्ष में, राजनीतिक हलकों में, पत्रकारिता के हलकों में, सियासी हलकों में बहुत दिनों से चर्चा है कि जब इलेक्शन कमीशन का चुनाव होने जाने वाला था तो विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी को बुलाया गया था। तो उन्होंने एक सूची दी गई कि इन 5 में से एक चुना जाएगा। तो उन्होंने कहा जब आपने तय ही कर लिया है कि इनमें से चुना जाएगा तो मुझे क्यों बुलाया। कांग्रेस पार्टी के 15 से 20 नेता वो अखिलेश यादव के संपर्क में है, अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं। कोई भाई के लिए, कोई भतीजी के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई बेटे के लिए, बहुत सारे निजी हित है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता, इकबाल महमूद एक हैं, वो अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। शाहिद मंजूर एक हैं, वो अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के ना हारने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि विपक्ष की नाक बहुत बड़ी है। ये एक दूसरे के साथ बैठ करके, टेबल टॉक करके, और एक दूसरे को हाथ बढ़ाने को, दिल छोटा है इनका, छोटे दिल के लोग हैं। ईडी भेजने का मतलब ये नहीं होता वो उनसे बदला लेना चाहते हैं। ईडी भेजने का मतलब ये नहीं होता कि वो उन्हें जेल भेजना चाहते हैं, जैसा आपने केजरीवाल को देखा, जैसा छत्तीसगढ़ में आपने देखा। ये नहीं होता। इसका मकसद ये होता है कि जो चुनाव आने वाला है ये फुल फोर्स चुनाव न लड़ पाए, कमजोर हो जाए, पैनिक हो जाए, डर जाए, और फिर हम हमारे लिए रास्ता क्लीन हो जाए। तो बाकायदा अपोजिशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऐसे अधिकारियों की सूची बना लेता था कि ये अधिकारी जो हैं ये सत्ता पक्ष के वफादार हो सकते हैं, उनके पक्ष में काम कर सकते हैं, तो उनके ट्रांसफर होते थे। और इलेक्शन कमीशन 2 सूची बनाता था। एक सूची उनकी बनाता था जो ईमानदार अधिकारी, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, और एक वे सूची जो करप्ट है या नेताओं के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो जो करप्ट है और नेताओं के इन्फ्लुएंस में रहते हैं उनको हटा करके जो ईमानदार हैं और सख्त हैं उनको इलेक्शन कमीशन लाता था। और विपक्ष के नेताओं को इशू क्या होता है, हमको 2 सीट नहीं दी, हमको 4 सीट नहीं दी, हम तो यहाँ लड़ेंगे, हम तो वहाँ लड़ेंगे, किसी को भाई को लड़ाना, किसी को भतीजे को लड़ाना, किसी को चाचा को लड़ाना, किसी को मम्मी को लड़ाना, किसी को भाभी को लड़ाना, ये लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन से भी उम्मीद कम से कम अपोजिशन को तो नहीं है, कम से कम वो करे फेयर काम। हम कह रहे हैं वो 100% फेयर काम करें। हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है शानदार काम करे, ईमानदाराना काम करे, लेकिन ये सच है कि अपोजिशन का ट्रस्ट वो खो चुके हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है। पश्चिम बंगाल के नतीजे आए हैं और इसको लेकर यूपी में एक तरह का पैनिक फैल गया। वहाँ के नेताओं, कार्यकर्ताओं में एक तरह का पैनिक है। किस चीज़ को लेकर पैनिक है, क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर अगला चुनाव होना है। सबसे करीबी यूपी का चुनाव है 2027 में। तो क्या कुछ होने वाला है, उससे जुड़े मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आज करूँगी। मेरे साथ मौजूद है सवालों का जवाब देने के लिए इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आसिफ मोहम्मद कैफ सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, कल पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आए हैं और यूपी में अगले चुनाव होने हैं, जो मैंने अभी बोला भी। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे का क्या असर पड़ सकता है यूपी के चुनाव और वहाँ की राजनीति पर? देखिए, निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, और इसलिए असर पड़ेगा क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों की ट्यूनिंग, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। ममता बनर्जी जो बंगाल के सीएम रही शब्द भी अब अजीब लग रहा है, क्योंकि उनको तो हम पिछले 15 साल से सीएम ही बोलते रहे हैं। तो अक्सर वो अखिलेश यादव से मिलने आती थी, अक्सर अखिलेश यादव भी उनके साथ मिलने जाते थे। और देश की राजनीति में जैसे 2 दोस्त होते हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी और टीएमसी दोनों दोस्त थे। उनके नेता अखिलेश यादव और ममता बनर्जी वो भी दोस्त थे। अखिलेश यादव के 37 सांसद हैं, उनके संभवतः 29। इस दृष्टिकोण से देखें तो वो दोनों लार्जेस्ट, थर्ड फ्रंट की अगर हम बात करें तो उसमें लार्जेस्ट पार्टी है वो, गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी, 37-29। फिर इन दिनों कुछ ही दिन पहले आईपैक एक है जो चुनाव का प्रबंधन देखते हैं, इस तरह की भी चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में आईपैक की बातचीत हुई है। और आईपैक की जो बातचीत हुई है, उस आईपैक की बातचीत में वो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और स्टालिन, 3 लोगों ने अखिलेश यादव को उसके लिए सजेस्ट किया। तो यहाँ से ये बात भी आती है समझ में कि ममता बनर्जी इच्छुक थी, हैं भी, कि अखिलेश यादव जो है वो 2027 का चुनाव जीते, और इसके लिए वो हर संभावित मदद करने के लिए तैयार भी थी। ये अरविंद केजरीवाल से भी लगा, क्योंकि वो मीटिंग आईपैक वाली अखिलेश यादव की वो चंडीगढ़ के बाद चर्चा में आई थी। वो चंडीगढ़ गए थे अखिलेश यादव। फिर इस दौरान स्टालिन से भी मुलाकात हुई थी, और इस दौरान ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई थी। तो ये 3 कड़ियाँ हैं। तो जब हम ये बात करें कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की चिंता है क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, तो हमें ये भी करनी चाहिए कि स्टालिन भी चुनाव हार गए हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी खराब से खराब स्थिति में है, उनके राज्यसभा सांसद भी टूट के चले गए हैं। तो पिछला 15 दिन का जो घटनाक्रम है वो अखिलेश यादव की राजनीति के लिए एक बुरा ख्वाब जैसा है। उनके सारे दोस्त
डाउनफॉल में है। इतने डाउनफॉल में है, अगर हम नोटिफाई करें तो आप देखिए कि स्टालिन अनएक्सपेक्टेड हारे, अरविंद केजरीवाल अनएक्सपेक्टेड उनके राघव चड्ढा गए, अपने साथ साथ सांसद और भी ले गए। अब पंजाब भी तोड़ने की तैयारी की बात हो रही है। ममता बनर्जी अनएक्सपेक्टेड हारी। तो जो शब्द आपने यूज़ किया अपनी बातचीत के प्रारंभ में, पैनिक, तो पैनिक तो है और जेन्युइन पैनिक है, जेन्युइन पैनिक है। तो दर्द जो है वो सिर्फ हवाई नहीं है, गहरी चोट है उसकी। अभी तक तो अखिलेश यादव जो हैं वो दूसरी चीज़ों से जूझ रहे थे, अब जो स्थिति बनी है उसने यकीनन उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया, उनकी पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उनको खुद ही नहीं पता है अब क्या कहना है उनकी पार्टी के लोगों को। अखिलेश यादव ने ये जरूर कहा इस परिणाम के आने के बाद में कि ये जो परिणाम आया है ये इस प्रकार का परिणाम है कि इसमें हमें ऐसा लगता है, जो उनका इंडिकेट था, कि ये छल बल, धन बल, बाहुबल और पावर सिस्टम, उनके माध्यम से ये प्रभावित किया गया परिणाम है। ये उन्होंने कहा। अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो वो इस परिणाम को ये मानते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन और दूसरे तौर तरीके से उसको ये फेयर चुनाव नहीं हुआ। बात तो उन्होंने 2 लाइन की कही, लेकिन उसका लब्बो-लुआब ये है कि ये फेयर चुनाव नहीं हुआ। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो उनको ये भी डर है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बंगाल में तो कम से कम ममता बनर्जी सीएम थी, उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ सीएम है। और योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार के सीएम हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 9 साल में, क्योंकि अब तो 10वें साल में चुनाव होने जा रहा है, 9 साल में उन्होंने जिस प्रकार से अपनी गवर्नेंस चलाई है यूपी की, और उन पर तमाम तरह के आरोप अखिलेश यादव शुरुआत से लेकर अंत तक अब तक लगाते रहे हैं और लगाते जा रहे हैं। उसमें से एक ये भी है कि वहाँ कानून से ऊपर भी एक राज चलता है, जैसे बुलडोज़र वो एक से भी उदाहरण है, जैसे एनकाउंटर वो एक दूसरा उदाहरण है, जैसे अपोजिशन के नेता लोग उन पर तमाम तरह की पाबंदियाँ, तो जैसे एक खास कम्युनिटी के विरुद्ध खास एक्शन, खास प्रकार के विपक्षों के विरुद्ध खास तरह के एक्शंस, तो ये भी उनको डर है। तो अगर इन द कंपेरिजन हम समझें तो बंगाल से ज़्यादा दुरूह कठिन रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश है। बंगाल से ज़्यादा कांटे उत्तर प्रदेश में हैं। फिर उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य भी है और वहाँ 10 साल से, लगभग 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले ही हमने देखा कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे 7 से 8 सांसद, जिनमें से विजेंद्र सिंह अलीगढ़, योगेश वर्मा की पत्नी वो मेरठ, और उनके एक बहुत नज़दीकी दोस्त थे वो संभवतः एटा के पास के, तो वो उनके बचपन में साथ पढ़े, नवल किशोर नाम है या जो भी मतलब नाम है, इससे मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन वो उनके साथ पढ़े थे। एक वो फर्रुखाबाद के संभवतः थे। तो ऐसे कई सांसद डीएम ने हरवा दिए, ये उन्होंने तब कहा था 2024 में। तो तब की स्थिति में और अभी की स्थिति में तो बहुत अंतर आ जाएगा। अगर डीएम और लोकसभा सांसद हरवाने की शक्ति रखता है तो विधानसभा सांसद हरवाने की शक्ति तो रखता ही होगा, क्योंकि विधानसभा विधायक जो होता है, विधानसभा सदस्य जो होता है, वो तो सांसद से छोटा होता है। फिर इलेक्शन कमीशन पे इतने सारे आरोप लगने लगे हैं, जैसा अखिलेश यादव लगा रहे हैं, वोट काटने का 27 लाख वोटर पश्चिम बंगाल में साफ हुए। इलेक्शन कमीशन एक के लिए दूसरे नियम रखता है, दूसरे के लिए तीसरे नियम रखता है, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। और वो कहते हैं कि वो पूर्णतः बीजेपी के पक्ष में बैटिंग कर रहा है इलेक्शन कमीशन। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको लेकर के तो अखिलेश यादव कई बार बोल भी चुके, अब भी बोल रहे हैं, और राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता बोल रहे हैं, लेकिन बिगड़ तो कुछ नहीं रहा उनका, हट तो वो नहीं रहे। तो इन सारी चीज़ों को हम अगर आकलन करें तो जो आपने पैनिक शब्द यूज़ किया वो जेन्युइन पैनिक है, और समाजवादी पार्टी में इस समय दहशत का माहौल है। समाजवादी पार्टी इस समय जो है वो ये सोच रही है कि क्या होगा। एक समाजवादी पार्टी के नेता भी ये सोच रहे हैं, उनमें निराशा है, दहशत है, उन्हें ऐसा लगता है कि संभवतः वो जो बंगाल में हुआ वो यूपी में करने की कोशिश होगी। डरे हुए हैं सपा के कार्यकर्ता और नेता। सर, अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी में निराशा है, तो
समाजवादी पार्टी में किस तरह की हलचल है, निराशा है? क्या कुछ बातचीत हुई है नतीजे आने के बाद? अगर हुई है तो क्या बातचीत हुई है? क्या वापस से गठबंधन में चुनाव लड़ने की स्थिति में है? क्या कांग्रेस का इस पर क्या रुख रहेगा? और क्या मायावती समाजवादी पार्टी के साथ आकर चुनाव लड़ेंगी? अगर वो लड़ेंगी क्या, तो क्या चंद्रशेखर भी आकर चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि अगर वो आएंगे तो मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी साथ में। और इसी में एक और मेरा जुड़ा हुआ सवाल है कि इन दोनों में अभी किसकी स्थिति बेहतर है, बसपा की या चंद्रशेखर जी की पार्टी की? देखिए माहिम, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 2-3 सवाल आपने एक साथ जोड़ करके पूछ लिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं फाइनली कि पिछले 3 दिनों में जो हुआ और अगले 3 दिनों में जो होने वाला है वो उत्तर प्रदेश के लिए अहम है। पहला तो ये है कि कोई व्यक्ति सरकार बनाना चाहे, दूसरा ये है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी को हराना चाहे। एक तो है सरकार बनाना, दूसरा है अपोजिट पार्टी को हराना। 2 अलग अलग चीज़ है। अपनी सरकार बनाना अलग उद्देश्य है, दूसरे को हराना अलग उद्देश्य है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो पहले तो समाजवादी पार्टी को अपना लाइन चुननी पड़ेगी कि उनको करना क्या है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के ना हारने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि विपक्ष की नाक बहुत बड़ी है। ये एक दूसरे के साथ बैठ करके टेबल टॉक करके और एक दूसरे को हाथ बढ़ाने को, दिल छोटा है इनका, छोटे दिल के लोग हैं। अपोजिशन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 3 महीने में उन्होंने उत्तर प्रदेश से, अखिलेश यादव ने कही भी थी ये बात, लेकिन इसको गहराई समझिएगा, उन्होंने क्या किया। उन्होंने उड़ीसा में एक ऐसा सीएम बनाया जिसका नाम लोग नहीं जानते थे। आज भी आप 10 लोगों से पूछे, पत्रकारों से ही पूछे, तो 10 में से 9 लोग नहीं बता पाएंगे। उन्होंने झारखंड में ऐसा सीएम बनाया जिसका नाम इससे पहले कुछ ही लोग जानते थे, पता नहीं कहाँ से ले गए। उन्होंने राजस्थान में ऐसा सीएम बनाया जिसका कोई कहीं से अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा सीएम बनाया जिन्हें पता ही नहीं था, उन्हें खुद भी नहीं पता था पर्ची का नाम। वो दिल्ली में एक ऐसा सीएम बनाया जिनकी पोर्टफोलियो ये था कि वो उससे पहले सिर्फ पार्षद थी। उन्होंने भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी, अब तो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिसको बनाया वो कई बार का विधायक था और मंत्री था सरकार में, राज्य की सरकार में। 20 राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर वो राज्य की सरकार में मंत्री था और उन्होंने उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, नितिन नवीन को। इस दृष्टिकोण को हम समझने की कोशिश करें। मैं जो कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि इतने अनएक्सपेक्टेड निर्णय लिए भारतीय जनता पार्टी ने, और एक आवाज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता, किसी नेता की, किसी विधायक की आई नहीं कि निर्णय आपने कैसे ले लिया, ये गलत। वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी लेडी भी नहीं बोल पाई राजस्थान में। हो सकता है अंदर से कुछ हो, बोल नहीं पाई, एक शब्द कह नहीं पाई। इतना नियंत्रण, इतना डेडिकेशन, इतनी निष्ठा, इतना समर्पण। और विपक्ष के नेताओं को इशू क्या होता है, हमको 2 सीट नहीं दी, हमको 4 सीट नहीं दी, हम तो यहाँ लड़ेंगे, हम तो वहाँ लड़ेंगे। किसी को भाई को लड़ाना, किसी को भतीजे को लड़ाना, किसी को चाचा को लड़ाना, किसी को मम्मी को लड़ाना, किसी को भाभी को लड़ाना। ये लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, जिनके इतने निजी निहितार्थ हो, जिनके इतने सारे पर्सनल इश्यूज हो। तो पहले तो विपक्ष के नेताओं को दिल बड़ा करना पड़ेगा सबको। चंद्रशेखर को साथ लेना है, मायावती को साथ लेना है। मायावती आएंगे तो चंद्रशेखर नहीं आएंगे, चंद्रशेखर आएंगे तो मायावती नहीं आएंगे। पश्चिम में जाएंगे तो नहीं जाएंगे। पश्चिम में कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, किसको साथ लेना, किसको 4 सीटें देनी, किसको 2 देनी, ये बहुत इशूज है। और किसको देनी, जीतने वाली देनी या नहीं देनी, हारने वाली देनी या नहीं देनी, अपने लोग जो है उस पार्टी से लड़ाने, उस पार्टी के लोग अपने टिकट पर लड़ाने। मैंने देखा है कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में और अपोजिशन के राजनीतिक दलों में एक इतना बड़ा अंतर है, जिस अंतर पे कोई पत्रकार बात नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक विश्लेषक बात नहीं कर रहा। वो बहुत बड़ा अंतर ये है कि अपोजिशन अपने लिए लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी पार्टी के लिए लड़ती है। वहाँ किसी के निजी हित नहीं है, वहाँ नरेंद्र मोदी के निजी हित नहीं है, वहाँ अमित शाह के निजी हित नहीं है, वहाँ योगी आदित्यनाथ के निजी हित नहीं है।
और अगर आप अपोजिशन की तरफ जाओ तो सबके निजी हित हैं, सारे नेताओं के निजी हित हैं, सबके निजी हित हैं, वहां निजी हित नहीं है सबके। अभी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के 15 से 20 नेता वो अखिलेश यादव के संपर्क में है, अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं, कोई भाई के लिए, कोई भतीजी के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई बेटे के लिए, बहुत सारे निजी हित हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता, इकबाल महमूद एक हैं, वो अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, शाहिद मंजूर एक हैं, वो अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। तमाम नेता वहाँ अगर परिक्रमा करने जाते हैं, बस हमारे बेटे को आप एडजस्ट कर दो, हमारे बेटे को एडजस्ट कर दो। समाजवादी पार्टी के नेता सरकार चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं ताकि उनका जो अब तक उनको सत्ता का सुख उनसे वो वंचित हुए, या उनको फाइनेंशियल उनको वीक हो गए, या इसलिए वो सरकार चाहते हैं। वैचारिक ताकत पे वो सरकार नहीं चाहते ज़्यादातर नेता। अकेले अखिलेश यादव आपको संघर्ष करते हुए दिखते हैं। अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं, 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, जो समाजवादी पार्टी के बड़ा नेता खुद को समझते हैं, समाजवादी पार्टी का एक यूट्यूब चैनल का संचालन करते हैं, 3 दिन पहले वो फेसबुक पे लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी विंटर सेशन से पहले समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। तो कितने मूर्ख लोग हैं इनकी पार्टी में। तो ग्राउंड पर अगर हम समझें चीज़ों को, तो ये वो समय है कि अगर समाजवादी पार्टी को 2027 में खड़े भी रहना है तो उनको बहुत अधिक पेपर वर्क और बहुत बड़े दिल रखने की जरूरत है, ना केवल समाजवादी पार्टी को बल्कि कांग्रेस को भी, बल्कि चंद्रशेखर, अगर वो वास्तव में ये चाहते हैं चंद्रशेखर कि उत्तर प्रदेश में वो दलितों को बहुजनों को एक ऐसा विकल्प देना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के शासन से वो संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। मायावती जी को अगर 2014 में नहीं तो 19 में नहीं तो 24 में 3 अवसर मिले, अपोजिशन प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर देता तो बेहतर निर्णय होता। अब देख रहे हैं कंट्रोल, अभी देख रहे हैं कंट्रोल, अब वोट कैसे जाती है। अब 4 ममता बनर्जी जैसी सीएम, महिला सीएम, उस समय सीएम है ना, अभी तक तो सीएम है, अभी रिजाइन नहीं हुआ, महिला सीएम स्ट्रांग रूम में 3 घंटे रही और कह रही है मुझे पीटा गया, कोई कह रही मुझे लात मारी गई। ममता बनर्जी से सीएम। बहुत पॉलिटिकल बात बता रहा हूँ, पता नहीं कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, देश में कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। गैर भाजपा की इकलौती ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर भारत में नहीं रही है, और ब्राह्मणों के वर्चस्व की भारत में क्या पोजीशन है ये कहने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बड़ा सिनेरियो है। तो अपोजिशन को उत्तर प्रदेश में एकजुट होना पड़ेगा, अपने निजी हितों को तिलांजलि देनी पड़ेगी, तोड़ के फड़ोड़ के डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, अपने निजी हितों को उनको आग में जलाकर फेंकना पड़ेगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगे, नहीं तो हवा में उड़ जाएंगे। सर, मेरा अगला सवाल है कि हमने देखा पश्चिम बंगाल में 2 लाख सुरक्षा बल डिप्लॉय किया गया, तो क्या यही स्थिति यूपी में रहने वाली है, और क्या जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा गया सेम पैटर्न यूपी में भी रहेगा? नहीं, ये सुरक्षा बल ये यहाँ लगाएं ड्यूटी पर तो लगा तो सकते हैं सुरक्षा बल, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पुलिस ही वो काम कर देगी। भाई पुलिस भी तो 5 लाख तो से ज़्यादा तो पुलिस के लोग भी तो है ना, तो वो अपना काम कर देंगे, बखूबी करेंगे, कर रहे हैं। पुलिस क्या नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश में, आप मुझे बताओ। चंद्रशेखर कहीं जाए मिलने नहीं जाने देती, अखिलेश यादव कहीं जाए वो नहीं जाने देती, उनके कार्यकर्ता नेता कहीं जाए जाने नहीं देती। तो वैसे तो पुलिस तो बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। तो जो वहाँ एक्चुअली पश्चिम बंगाल में इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बल डिप्लॉय करना पड़ा ना 2 लाख, क्योंकि वहाँ पर सरकार जो है वो टीएमसी की थी, ममता बनर्जी की थी, और पुलिस जो है वो स्टेट की थी। तो यहाँ सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ तो जरूरत ही नहीं केंद्रीय सुरक्षा बल की, सीआरपीएफ की या सीआईएसएफ जो भी मतलब वो डिप्लॉय करें, तो यहाँ जरूरत नहीं। वहाँ तो एनआईए तक भी लगाई थी, तो यहाँ तो उसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो आप ये उत्तर प्रदेश पुलिस ही अपना काम बखूबी कर देगी। नियंत्रण बहुत अच्छा है बाबा जी का, हमें अब देख ही रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कंट्रोल बहुत अच्छा है, चाहे कमिश्नरी सिस्टम हो, चाहे जिलों के कप्तान हो, और इलेक्शन कमीशन उन पर किसी पर उंगली रखेगा नहीं। हम तो देखते थे 2017 के चुनाव में, जब 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ तो उससे पहले हमने देखा, 2014 का चुनाव हुआ तो उससे पहले हमने देखा, 2012 का चुनाव हमने देखा, 7 का चुनाव हमने देखा। तो बाकायदा अपोजिशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऐसे अधिकारियों की सूची बना लेता था कि ये अधिकारी जो हैं ये सत्ता पक्ष के वफादार हो सकते हैं, उनके पक्ष में काम कर सकते हैं, तो उनके ट्रांसफर होते थे। और इलेक्शन कमीशन 2 सूची बनाता था, एक सूची उनकी बनाता था जो ईमानदार अधिकारी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, और एक वे सूची जो करप्ट है या नेताओं के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो जो करप्ट है और नेताओं के इन्फ्लुएंस में रहते हैं
उनको हटा करके जो ईमानदार हैं और सख्त हैं उनको इलेक्शन कमीशन लाता था। जैसे वैभव कृष्ण एक बहुत आईपीएस हैं, उनको पोस्टिंग पे लाया गया। अनीस अंसारी एक ब्रिलियंट जीनियस आईपीएस है, उनको इलेक्शन कमीशन खास कर लाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 2017 तक अनीस अंसारी का धड़ाधड़ ट्रांसफर हुए, 20 से ज़्यादा ट्रांसफर हुए, 14 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना। कारण ये था कि वो फेयर काम करते थे और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के कहने के प्रभाव में नहीं आते थे, तो इसलिए उनको बार बार हटाया गया। तो इलेक्शन कमीशन उनको एसएसपी बनाता था, इलेक्शन कमीशन उनको फिर पोस्टिंग पे भेजता था, भेज दिया उनको पोस्टिंग पे कि आप जाओ जाके चुनाव कराओ। यानी इलेक्शन कमीशन ईमानदार अधिकारी ढूंढता था, सख्त अधिकारी ढूंढता था जो बढ़िया काम करे। अब का सिनेरियो बदल गया है, तो अब तो ये भी स्थिति नहीं है ना कि अब तो इलेक्शन कमीशन से भी उम्मीद कम से कम अपोजिशन को तो नहीं है। कम से कम वो करें फेयर काम। हम कह रहे हैं वो 100% फेयर काम करें। हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है शानदार काम करे, ईमानदाराना काम करे, लेकिन ये सच है कि अपोजिशन का ट्रस्ट वो खो चुके हैं। सिंपली अपोजिशन को उन पर कोई भरोसा नहीं है कि अगर वो लिख करके देंगे जी इस अधिकारी को हटा दो तो वो हटा देंगे। इवन वो ये कहे एक कर्मचारी हटा दो, मैं तो बहुत सख्त बात कह रहा हूँ, अखिलेश यादव चाहे तो सुन लें और कोई नेता अपोजिशन का चाहे राहुल गांधी सुन लें, इलेक्शन कमीशन की स्थिति तो ऐसी है कि वो एक चपरासी नहीं हटवा सकते अपोजिशन के लोग इलेक्शन कमीशन से कह करके। वो उनकी मानता ही नहीं, उनको कंसिडर ही नहीं करता, उनको कंसिडर, वो रोते रोते थक गए हैं। वो रोते रोते थक गए। विपक्ष में, राजनीतिक हलकों में, पत्रकारिता के हलकों में, सियासी हलकों में बहुत दिनों से एक चर्चा है कि जब इलेक्शन कमीशन का चुनाव होने जाने वाला था तो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को बुलाया गया था। तो उन्होंने एक सूची दी गई कि इन 5 में से एक चुना जाएगा। तो उन्होंने कहा जब आपने तय ही कर लिया है कि इनमें से चुना जाएगा तो मुझे क्यों बुलाया था? जो तो आपने जिसको चुनने का निर्णय ले लिया उसको चुन ही लो। फिर ये औपचारिक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे थे तो एक सूची दी गई, ऐसी चर्चा है। करे इनमें से एक किसी सियासी को चुनना कि ये नाम किसने तय किए। तो शांत हो गए कि जब नाम आप ही लोगों ने तय किए तो मुझे क्यों बुलाया, आप तो जिसे चुनना उसे ही चुन लो। मेरी राय ही कहाँ ले गई है, मेरी राय ही कहाँ ले गई है। तो इशू तो ये है ना, महत्वपूर्ण इशू तो ये है कि किसकी जरूरत है, कहाँ जरूरत है। भाई बंगाल में तो पुलिस थी, वहाँ लोकल की पुलिस थी, सीएम की पुलिस थी। यहाँ तो पुलिस ही वो काम कर देगी, केंद्रीय सुरक्षा बल की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी लगा दें फॉर्मेलिटीज़ के लिए तो कोई वो नहीं है, वही क्या मतलब कंट्रोल होने का क्या। वो अल्टीमेटली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना वहाँ, केंद्र में भी और स्टेट में भी, तो केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दें, क्या फ़र्क पड़ेगा। सर मेरा अगला सवाल है कि एक समूह ये भी चर्चा कर रहा है कि यूपी चुनाव से पहले तोड़फोड़ की जा सकती है और डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा सकती है, तो इससे अखिलेश यादव कैसे निपटेंगे? हाँ देखिए, ये अभी हाल फिलहाल चर्चा में है, 2 हैं। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि पंजाब में सरकार और एक बड़े राज्य में पार्टी मिशन तोड़ने पर काम पर लग सकते हैं। तो ये संभावना है इसकी। 2017 के चुनाव में यूपी के लड़के के तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव निकले थे, हज़ारों लोग, लाखों लोग निकलते थे। लेकिन उस समय हार की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि अखिलेश यादव के परिवार में भयंकर डिस्टर्बेंस था। आपको शायद नहीं पता, अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था 2017 में, सस्पेंड कर दिया था इनको। वो कहे पर्चा लाओ, मैं लाइव देख रहा था, जैसे ही मुलायम सिंह ने कहा पर्चा लाओ तो मेरे साथ कांग्रेस के एक विधायक थे, मैंने कहा कि अखिलेश जी को सस्पेंड करेंगे। उनका हो ही नहीं सकता, मैंने होगा ये अखिलेश जी को सस्पेंड, पर्चा लाओ, पार्टी से ही निकाल दिया था। इतने तो ये हाइप था, हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को पार्टी से निकाल दिया था, ये हाइप था। इससे ज़्यादा और क्या डिस्टर्बेंस था 2017 में, ये हाइप था, ऊंचाई थी, ये हाईएस्ट पॉइंट था। तो अभी हमने देखा बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव के परिवार में जो कुछ हुआ, तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी बना ली, बहन को कुछ कहा, बहन ने कुछ आरोप लगाए, भाई ने कुछ कहा, तेजस्वी की टीम पर आरोप लगे। तो ये सब जो हुआ वो जो 2017 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो बिहार में 2025 में हुआ, इसके लगभग बड़ा सेम था, सेम। तो ये बहुत सारे, कुछ जगह क्या करते हैं, कुछ जगह ईडी भेजते हैं, कुछ जगह सीबीआई भेजते हैं, कुछ जगह सीआईडी भेजते हैं, कुछ जगह विधायक तोड़ते हैं, कुछ जगह सांसद तोड़ते हैं, कुछ जगह परिवार तोड़ते हैं। यानी आपने स्लेजिंग सुना क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम स्लेजिंग के लिए बहुत मशहूर थी। जब कोई बल्लेबाज जो है वो बल्लेबाजी करने आता था, बढ़िया बल्लेबाज होता था, लाइक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली टाइप के बल्लेबाज, तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उसको घेर के खड़े हो जाते थे बल्लेबाज को। ये दुनिया के कुछ और बल्लेबाज जैसे ब्रायन लारा टाइप, ब्रायन लारा, यूनुस खान टाइप, जो टॉप मस्ट बल्लेबाज दुनिया कर रहे हैं, या तो उनको जो है ऑस्ट्रेलिया के फील्डर चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते थे
और उस पर टॉन्टिंग करते थे। इसको स्लेजिंग कहते हैं क्रिकेट में। कह रहे 10 गेंद खेल लिए, 1 रन नहीं बना पाया, इसका तो बल्ला ही नहीं उठ रहा है, डर रहा है, पैनिक है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ये नहीं खेल पाएगा। मैं कह रहा 2 गेंद आगे फेंक दो, इसको डिस्टर्ब कर दो, ये हो गया ये। 1 गेंद आगे तो फेंको, खिलो, पैड पे लग जाएगी। अरे ब्रेटली तुम तुम्हारी गेंद में तेजी नहीं है, ये नहीं खेल पाया। वो डिस्टर्ब करते थे, तो उससे वो पैनिक हो जाता था बल्लेबाज और हड़बड़ाहट में आउट हो जाता था। ये राजनीति की स्लेजिंग है। ये ईडी भेजना, सीबीआई करना, ये करना और ये परिवार तोड़ना, ये राजनीति की स्लेजिंग है। जो अपोजिशन है, उसको कैसे आप ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करें। कोशिश नहीं, ये ईडी भेजने का मतलब ये नहीं होता वो उनसे बदला लेना चाहते हैं। ईडी भेजने का मतलब ये नहीं होता कि वो उन्हें जेल भेजना चाहते हैं, जैसा आपने केजरीवाल को देखा, जैसा छत्तीसगढ़ में आपने देखा। ये नहीं होता। इसका मकसद ये होता है कि जो चुनाव आने वाला है, ये फुल फोर्स चुनाव न लड़ पाए, कमजोर हो जाएं, पैनिक हो जाएं, डर जाएं, और फिर हमारे लिए रास्ता क्लीन हो जाए। राजनीति में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जब तक जीत और हार नहीं हो जाती। अभी तो कह रहे थे, अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुना आप लोगों ने? कल उन्होंने कहा कि पहले तो क्या था, अमित शाह क्या कह रहे थे चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे, और हम ये कर देंगे वो। कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बदला नहीं लेंगे, बदलाव करेंगे। यानी जो लड़ाई है वो चुनाव से पहले तक की है। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी 2007 में, तो उन्होंने पूछा जी आप मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो आप उनकी जांच कराएंगी? नहीं, अपने आप कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, जो होना तो हो गया, आप कुछ नहीं करेंगे। उसी तरह 2012 में हुआ, अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर के। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, क्या मायावती की सरकार के, अखिलेश यादव की सरकार के किसी कारण में कोई जांच हुई? कोई जांच नहीं हुई किसी की भी। तो ये जो स्ट्रेटजी है जिसको आप कह रही हैं तोड़फोड़ वाली, तो इस तरह से तो कुछ होगा। या तो ईडी सीबीआई यूज करें आप, या पार्टी तोड़ें आप, या परिवार तोड़ें आप। आपके जो विपक्षी टीम है उसको कैसे तो डिस्टर्ब करेंगे, तो डिस्टर्ब करने की कोशिश तो होगी अखिलेश यादव को। ये उनके समझने की बात है, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी को कितना झेल पाते हैं, समझ पाते हैं। वो नीति क्या होती है, वो रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात है कि क्या आएगा। लेकिन होगी कोशिश, श्योरली होगी कोशिश, कुछ तो होगा। लेकिन वो देखने वाली बात है कि वो क्या होगा। सर, इस बीच एक और लड़ाई है टिकट्स के बंटवारे की। जिन नेताओं को सपा से टिकट नहीं मिलेगा, इसकी क्या संभावना है कि वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे और इससे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा? हाँ, ऐसे टाइम पे बिल्कुल। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो राजनीति सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है ना, वो मेन पॉलिटिक्स है। चुनाव लड़कर के जीतने वाला जो नेता होता है वो अलग नेता होता है। राज्यसभा में तो कोई भी जा सकता है। राज्यसभा में तो ऐसे लोग भी जा सकते हैं जो जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर दे। कला साहित्य के लोग भी जा सकते हैं। राज्यसभा में खिलाड़ी भी जा सकते हैं। बताइए, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा गए, कुछ किया उन्होंने? तेंदुलकर बड़े खिलाड़ी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनके जैसा ही मैं क्रिकेट, उनको मेरे आइडल थे, उनको देख करके क्रिकेट खेलना मैंने सीखा। मगर उन्होंने कुछ किया, देश का क्या योगदान रहा राज्यसभा में जाने से? रेखा से क्या मिला? ये जो लोग, चलो और बहुत लोग हैं जो राज्यसभा में चले जाते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मैन है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब वोट पड़ा, लड़ाई हुई, आप जीते तब पहुँचे। तो राजनीति करने वाला व्यक्ति जो है उसका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनाव लड़ना, जीतना, विधायक बनना, सांसद बनना। इसलिए राजनीति करता है वो। विधायक मुख्यमंत्री बनता है, सांसद प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए राजनीति करता है वो। और जब वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा होगा, उसको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट तो एक को मिलेगा, टिकट मांगेंगे 10। नेता को जो ठीक लगेगा, उसका क्राइटेरिया है, वो सर्वे कराएगा या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगा। तो स्वाभाविक है कि 4 लोग होंगे, उन 4 में से एक असंतुष्ट होगा। जो बहुत अधिक असंतुष्ट होगा वो कहीं से जाकर चुनाव लड़ेगा, वो नुकसान करेगा, नहीं करेगा। वो आज़ाद समाज पार्टी से लड़ेगा, नहीं तो मजलिस से लड़ेगा, या दूसरी पार्टी के लोग जो हैं उसको उकसाएंगे कि तो हमसे पैसा लेकर लड़ लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, या कुछ ऐसे लोग नज़दीक होंगे। ये सब चलता है, चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको फेस करेगी। मगर आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको फेस नहीं करती। अभी मैंने कितनी सारी बातें आपको उदाहरण दी है। नितिन नवीन का दिया, राजस्थान के सीएम का दिया, मध्य प्रदेश के सीएम का दिया, छत्तीसगढ़ के सीएम का दिया, उड़ीसा के सीएम का दिया, दिल्ली के सीएम का दिया। भारतीय जनता पार्टी फेस नहीं करती। अपोजिशन सारी फेस करती है। समाजवादी पार्टी में एक आदमी को टिकट नहीं मिला, तुरंत भाग के दूसरी जगह से लड़ लेगा, उसकी लॉयल्टी ये है। और भारतीय जनता पार्टी की लॉयल्टी, भाई
सिंपल बात है, कितने भी आरोप लगाएं आप भारतीय जनता पार्टी पे, 1000 तरह के आरोप लगाओ उस पर, प्रशासन का लगाओ, सिस्टम का लगाओ, इलेक्शन कमीशन का लगाओ, लेकिन ये है कि जीत डिजर्व करते हैं वो। जहां हार जाते हैं अगले दिन शुरू हो जाते हैं दूसरी जगह। 3 महीनों से कैंप करके गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में थे, सारे कार्यकर्ता उनके वहां लगे थे। जैसे भी हैं, मतलब वो मेहनती हैं, मेहनती वो है, अपोजिशन की तुलना में ज़्यादा मेहनती है, इसमें कोई नो डाउट, वो ज़्यादा मेहनती है। परंतु ये भी देखने वाली बात है कि दूसरी पार्टियां जो हैं उनके पास में सोर्सेज कितने हैं, उनकी लड़ाई बड़ी है, वो एक बहुत ताकतवर लड़ाई लड़ रहे हैं। मांझी का नाम सुना आपने? दशरथ मांझी, जिन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में, प्रेम में पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिया था। वो अधिक कठिन था बनिस्बत शाहजहां ने अपनी पत्नी की मोहब्बत में, वियोग में, वो भी वियोग था, वियोग में ताजमहल बनवा दिया था। मैं मानता हूं, मेरी थ्योरी है कि मांझी जो है वो शाहजहां से बड़ा प्रेमी है पत्नी का। शायद आपको स्टोरी पता होगी, नहीं होगी तो मैं आपको आधा मिनट में बता देता हूं, क्योंकि वो इसी कहानी से रिलेट कर रहा है। मांझी की पत्नी जो है वो हॉस्पिटल नहीं जा पाई थी, एक पहाड़ को घूम के रास्ता जा रहा था, वो 25 से 30 किलोमीटर पड़ता था दशरथ मांझी की, तो वो पत्नी नहीं जा पाई थी, तो डिलीवरी का था, प्रसव पीड़ा थी, तो वो डेथ हो गई थी। तो इस वियोग में उसने अपनी पत्नी के प्रेम में वो 20 साल से अधिक समय तक अपने हाथ से पहाड़ काटते रहे और एक रास्ता बना दिया। तो ताजमहल बनाने से ज्यादा बड़ा काम था। तो जब दिल पे लगती है तो ऐसा होता है। विपक्ष दिल पे नहीं रह रहा है, सत्ता पक्ष के पास सिस्टम है, लेकिन विपक्ष के पास जो है वो इतनी गलतियां हैं। अगर मैं बताना शुरू करूं एक राजनीतिक पार्टी की, मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी की इतनी गलतियां बता सकता हूं आपको कि मुझे लगता ही नहीं कि वो 2027 में मजबूत चुनाव लड़ पाएंगे। ये जवानी है कुर्बान भैया तेरे नाम, बस उनके आसपास के जितने लोग देखिए, नेता देखिए, जैसे ट्रम्प कहते हैं कि मैं अपने साथ लूजर रखता हूं, ऐसे अखिलेश यादव के आसपास के जितने लोग हैं उनमें अधिकतर जो हैं वो इस मेंटल लेवल के हैं, पॉलिटिकल उनका सोच कमज़ोर है, और कई बार जो है उनकी पार्टी के कई सारे नेता ऐसे हैं जो अखिलेश यादव के पीठ पीछे उनको बुरा भला कहते हैं। हालांकि ये तो खैर सभी जगह चलता है आजकल, बॉस जो है वो पसंद करने लायक नहीं रह गए, तो वो अलग थ्योरी है, मगर पीठ पीछे उनको बुरा भला कहते हैं अखिलेश यादव को। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कुछ तो होगा, और ये वाला जो आपने इशू उठाया ये भी जेन्युइन है। सर, मेरा अगला सवाल है कि आपको क्या लगता है कि सपा को दिल्ली और लखनऊ की इस लड़ाई के बीच का लाभ हो सकता है? क्योंकि हमने देखा अमित शाह पश्चिम बंगाल में बहुत सक्रिय रूप से एक्टिव थे, पूरे चुनाव में वो उनका भाषण हमने सुने। वहीं योगी आदित्यनाथ भी अगर यूपी का 2027 का चुनाव जीत जाते हैं तो तीसरी बार वो सीएम बन जाएंगे, तो उनका कद तो वैसे भी बढ़ जाएगा। तो क्या अमित शाह और योगी के बीच में पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? नहीं, 2 बिल्लियां लड़े, बंदर ले जाए रोटी उठा करके, ये सब कैसे चलेगा? मतलब दूसरा आदमी जो है वो छोड़ के चला जाए तो हम उठा लें, ये पुरुषार्थ क्या हुआ? ये वीरता कहां हुई? ये रण क्षेत्र में आपने अपने क्षत्रिय तत्व का प्रदर्शन कहां किया? आपकी अपनी योग्यता क्या है? सारी राजनीतिक पार्टियों में होता है भाई। अमित शाह का कद पश्चिम बंगाल चुनाव की जीत के बाद बहुत बढ़ गया है। इस समय वो 2029 में अगर नरेंद्र मोदी खुद को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं तो हाल का प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही, अगर चुनाव जीतते हैं तो पहली पसंद तो वो नरेंद्र मोदी, अगर खुद नहीं बनना चाहते हैं तो, नहीं तो उनके सामने तो कोई बोल नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो खुद नहीं बनना चाहते हैं तो दूसरी पसंद कौन है? अमित शाह, क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल जिताया। पश्चिम बंगाल बहुत, बिहार में बीजेपी का सीएम है इस समय, पश्चिम बंगाल जो है वो उन्होंने जिताया, उन्हीं की मेहनत है ये, उन्हीं की, और एक उनके सहयोगी है सुनील बंसल, मेनली बहुत काम इसका क्रेडिट 100% इसका क्रेडिट जो है वो अमित शाह को जाता है। उनका कद बहुत बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी में। और अगर थर्ड टर्म चीफ मिनिस्टर बनते हैं योगी आदित्यनाथ, हिंदी बेल्ट में वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, हिंदी बेल्ट में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है योगी आदित्यनाथ। थर्ड टर्म चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनका कद बहुत बड़ा बन जाएगा, वो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार बन जाएंगे, क्योंकि 27 में सीएम बन जाएंगे ना, वो प्रधानमंत्री बनना है 29 में, तो इसलिए उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये तो होगा, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच ही तो होगा। लेकिन 2014 में भी तो थी ना ऐसी स्थिति, राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे, नरेंद्र मोदी थे, तब तो नरेंद्र मोदी आए ना, इनमें दोनों से जूनियर थे,
राजनाथ सिंह से जूनियर थे ना नरेंद्र मोदी, लेकिन वो बने ना पीएम कैंडिडेट, कोई आपत्ति तो नहीं हुई किसी को। नितिन नवीन से सीनियर तो भारतीय जनता पार्टी 50 लोग हैं, मगर वो बने ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अगर पार्टी पॉलिसी ये होगी कि हम योगी आदित्यनाथ को बनाना है, या आरएसएस जो है वो कोऑपरेट करेगी कि हमको उनको योगी आदित्यनाथ को बनाना है, तो अमित शाह जो है वो नहीं बोल पाएंगे। तो इस बहाने को लेकर के कि देखें इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होगा, पर दिल्ली में और लखनऊ में लड़ाई होगी, दिल्ली और लखनऊ में लड़ाई होगी, इसलिए हम जो है वो उत्तर प्रदेश में हमारी जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो ये बेसलेस है, ये मुक्ता वाली बातें हैं। आपकी अपनी तैयारियां क्या हैं, आपकी अपनी पॉलिसीज़ क्या हैं, आप क्या नीति बना रहे हैं, कैसे टिकट दे रहे हैं, या 2024 के तर्ज पर जैसे जातियों का समीकरण बन गया तो क्या 2027 में आपको उसी पर कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। फिलहाल तो मैं ये मान रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जो है इस समय, उर्दू का एक बहुत मशहूर शब्द है, खसारे में है, नुकसान में है। इस समय उनके खेमे में त्राहिमाम है, और ये सच है, इस समय उनके खेमे में त्राहिमाम है। और ये तो दूसरे के नुकसान में अपना लाभ देखने वाली बात, ये कोई बेसलेस बात है। अपने दम पर लड़ो, दूसरा घर गिर जाए, उसके घर के नीचे से सोने का मटका निकल आए और मैं उठा के ले जाऊं, ये कौन सी थ्योरी है। अपना पुरुषार्थ करो, अपने दम पर लड़ो। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि विपक्षी पार्टी का एक पूरा समूह ये कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके नेताओं में और कार्यकर्ताओं में ऐसी स्थिति में एक तरह की निराशा है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे हम नेक्स्ट स्टेज करें क्या, हम अगला स्टेप क्या लें। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं एक्चुअली पीके देखी है आपने, पीके आमिर खान वाली, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़। तो पीके में वो ये कहता है आमिर खान, पीके मतलब जो कैरेक्टर है, कि आप लोग जहाँ अपना नंबर डायल कर रहे हैं वो रॉन्ग कॉल जा रही है, गलत जगह जा रही है, सही जगह आपकी कॉल जो है वो रिसीव नहीं हो रही, वो आपको ठीक बात नहीं बता रहा, पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है। आप सही जगह कॉल जाए आपकी, तो आपकी बात सुनी जाए। तो अनुष्का शर्मा कहती है तो जब तक सही जगह कॉल ना जाए तब तक हम क्या करें। तो वो पीके कहता है तब तक आप एक दूसरे की मदद करो। तो अपोजिशन को मैसेज है कि एक दूसरे की मदद करो, इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट एक लाइन का मैसेज है कि एक दूसरे की मदद करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए।